घने जंगल के एक पुराने पेड़ पर कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी पिंकी और दो बच्चों जग्गू और चुन्नी के साथ रहता था। बाहर से यह एक सुखी परिवार दिखता था, लेकिन घर के भीतर चुन्नी के लिए हर दिन एक नई परीक्षा जैसा था। पिंकी अपनी सौतेली बेटी चुन्नी से नफरत करती थी, जबकि अपने सगे बेटे जग्गू को सिर पर चढ़ा रखा था। सूरज की पहली किरण अभी निकली भी नहीं थी कि पिंकी की तीखी आवाज गूंजने लगी। ओए कामचोर, कब तक सोती रहेगी? सूरज सिर पर आ गया है और अभी तक घर में दाना तक नहीं है। जा, जल्दी जाकर कहीं से बाजरा ढूंढ कर ला। माँ, रात भर बहुत ठंड थी, मेरे पर अभी भी अकड़े हुए हैं। बस थोड़ी देर और। ज्यादा जुबान मत लड़ा, जग्गू को भूख लगी है। अगर खाली हाथ आई तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ चुन्नी, जा जल्दी, और मेरे लिए मीठे फल भी लाना, वरना मैं माँ से कहकर तेरी और पिटाई करवाऊंगा। बेचारी नन्ही चुन्नी ठंड में ठिठुरती हुई भोजन की तलाश में निकल गई। कालू यह सब देख रहा था, लेकिन पिंकी के गुस्से के आगे वह अक्सर मौन रहता था। शाम हुई तो जंगल में कड़ाके की ठंड के साथ साथ मच्छरों का आतंक शुरू हो गया। कालू 4 नई मच्छरदानियां लेकर आया था, लेकिन पिंकी ने जानबूझकर चुन्नी को सबसे पुरानी और फटी हुई मच्छरदानी दी। ये लो, तुम्हारे लिए यही काफी है। जग्गू को नई वाली मिलेगी, उसे मच्छरों से एलर्जी है। देखो माँ, चुन्नी की मच्छरदानी में तो इतने बड़े छेद है कि पूरा कौवा अंदर घुस जाए। उस रात मच्छरों ने चुन्नी को बहुत परेशान किया। वह रात भर सिसकती रही। अगले दिन जब वह थकान के मारे उठ नहीं पाई तो पिंकी उसे मारने दौड़ी। तभी कालू का सब्र टूट गया। बस पिंकी, बहुत हो गया। वो भी मेरी बेटी है। आज से चुन्नी मेरी मच्छरदानी में सोएगी और मैं बाहर बैठ जाऊंगा। तुम अपनी क्रूरता बंद करो। पिंकी गुस्से में पैर पटकती रह गई, लेकिन जग्गू के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। रात को जब चुन्नी अपने पिता की दी हुई सुरक्षित मच्छरदानी में गहरी नींद सो रही थी, जग्गू दबे पांव उसके पास पहुंचा। उसके हाथ में एक नुकीला चाकू था। बड़ी आई चैन से सोने वाली। अब देख, मच्छर तुझे कैसे सबक सिखाते हैं। उसने चाकू से मच्छरदानी में बड़े बड़े चीरे लगा दिए। देखते ही देखते मच्छरों के झुंड ने चुन्नी पर हमला कर दिया। चुन्नी के पूरे शरीर पर निशान पड़ गए, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। अगले दिन पूरा परिवार एक रिश्तेदार के यहाँ दावत पर चला गया। चुन्नी को घर की रखवाली के लिए अकेला छोड़ दिया गया। वह अपनी फटी हुई मच्छरदानी को देखकर अपनी स्वर्गवासी माँ गौरी को याद करके रोने लगी। माँ, तुम कहाँ हो? देखो मुझे सब कितना सताते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तभी अचानक कमरे में एक दिव्य खुशबू फैल गई और एक धीमी सुरीली आवाज आई। रो मत मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी शक्ति है। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक सुंदर वन परी प्रकट हुई। उसके हाथ में मोतियों जैसी चमकती हुई एक जादुई छड़ी थी। चुन्नी, तुम्हारी सहनशीलता ने मुझे खुश किया है। ये लो, ये एक जादुई मच्छरदानी है। जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये उसे कड़ा सबक सिखाएगी। अब तुम चैन से सो जाओ। रात को जब पिंकी और जग्गू वापस आए, उन्होंने देखा कि चुन्नी एक अद्भुत चमकती हुई मच्छरदानी में सुकून से सो रही है। पिंकी की आंखों में जलन उतर आई। जग्गू, देख, इसके पास ये कहाँ से आई? जा, आज इसे ऐसा फाड़ कि ये सिलने लायक भी ना रहे। जैसे ही जग्गू चाकू लेकर आगे बढ़ा और पिंकी ने उसे उकसाया, मच्छरदानी से एक जोरदार बिजली जैसी रोशनी निकली। दोनों उछलकर दूर जा गिरे। तभी जहरीले मच्छरों ने मच्छरदानी से निकलकर उन दोनों को घेर लिया और काटना शुरू कर दिया। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। चुन्नी, हमें बचाओ। मुझे माफ कर दो चुन्नी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कालू, हमें बचाओ। शोर सुनकर चुन्नी की नींद खुली। उसने देखा कि पिंकी और जग्गू दर्द से तड़प रहे हैं। उसका कोमल मन पिघल गया।
हे जादुई मच्छरदानी, कृपया इन्हें छोड़ दो। इन्होंने अपनी गलती मान ली है। चुन्नी के कहते ही मच्छर गायब हो गए और रोशनी शांत हो गई। पिंकी और जग्गू की आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि पछतावा था। कालू ने आगे बढ़कर चुन्नी को गले लगा लिया। आज से इस घर में सब बराबर होंगे। पिंकी, अगर तुमने फिर कभी भेदभाव किया तो तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। नहीं कालू, मुझे समझ आ गया है। चुन्नी मेरी बेटी है, सौतेली नहीं। उस दिन के बाद जंगल के उस पेड़ पर फिर कभी चीख पुकार नहीं सुनी गई। चुन्नी की वह जादुई मच्छरदानी अब पूरे परिवार की सुरक्षा का प्रतीक बन गई थी। चारों अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दूर बादलों के पार से अपनी बेटी को सुरक्षित और खुश देखकर गौरी की आत्मा को असीम शांति मिली। उसकी आंखों में ममता के आंसू थे और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। जंगल के एक छोटे से घोंसले में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और 2 बेटियों के साथ रहती थी, लेकिन घर की खुशियों पर उसकी सास की रूढ़िवादी सोच का साया था। जंगल की सुबह सुनहरी थी, लेकिन रीमा के घर में अंधेरा छाया था। रीमा तीसरी बार मां बनने वाली थी और उसकी सास की जिद थी कि इस बार उसे पोता ही चाहिए। रीमा, याद रखना, अगर इस बार भी घर में लक्ष्मी आई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मुझे वंश आगे बढ़ाने के लिए पोता चाहिए। माँ जी, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, बेटियां क्या बोझ होती हैं। जब रीमा ने तीसरी बेटी को जन्म दिया तो घर में मातम छा गया। टुन्नू चिढ़ा मेहनती तो था, पर गरीबी ने उसके हाथ बांध रखे थे। रीमा, जंगल में दाना पानी कम हो गया है। 3 बेटियों का पेट पालना और उनकी पढ़ाई यहाँ मुमकिन नहीं। मैं शहर जा रहा हूँ काम ढूंढने। जी, अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके लौटने का इंतजार करेंगे। टुन्नू के जाते ही सास का अत्याचार बढ़ गया। एक तूफानी रात में सास ने रीमा और उसकी 3 मासूम बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। निकल जा यहाँ से, ले जा अपनी इन मनहूस बेटियों को। जब तक बेटा ना हो इस घर में कदम मत रखना। रीमा अपनी बेटियों चुटकी, मुन्नी और नन्ही को लेकर स्टेशन की ओर भागी। वह एक ट्रेन में चढ़ गई जो शहर जा रही थी। पास में न पैसे थे न ठिकाना। तभी टीटी वहां आया। टिकट दिखाओ बहन जी। साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी सास ने हमें निकाल दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, हमें शहर जाने दीजिए। तुम्हारी आंखों की सच्चाई और इन बच्चों की मासूमियत देखकर मेरा दिल पसीज गया है। जाओ, मैं तुमसे टिकट नहीं मांगूंगा। भगवान तुम्हारी मदद करे। रीमा और उसकी बेटियां सीट पर जाकर बैठ गईं। शहर पहुंचते ही उन्होंने टुन्नू को ढूंढना शुरू कर दिया। शहर की भीड़ भाड़ में रीमा पागलों की तरह टुन्नू को ढूंढने लगी, पर वह कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह एक ऊंचे पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसकी मुलाकात गौरी कौवी से हुई। अरे बहन, तुम यहाँ नई लगती हो, इतनी परेशान क्यों हो? दीदी, मेरा पति यहाँ कहीं काम करता है पर मिल नहीं रहा। मुझे अपने बच्चों के लिए काम चाहिए, मैं कुछ भी कर लूँगी। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मुझे घर के काम के लिए किसी भरोसेमंद की तलाश थी। तुम मेरे घर चलो। एक शर्त है दीदी, मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल, शिक्षा ही तो असली पंख है। मैं इनका दाखिला अपने स्कूल में करवा दूंगी। समय का पहिया घूमा। रीमा ने दिन रात गौरी के घर और दूसरों के खेतों में काम किया। उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी 3 बेटियां पढ़ने में बहुत तेज निकली। बेटियों, याद रखना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने के लिए अपनी नींदें बेची हैं। तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है। माँ, आप फिक्र मत करो, हम आपका सिर गर्व से ऊंचा करेंगे। कुछ सालों बाद चुटकी एक मशहूर डॉक्टर बन गई। मुन्नी एक काबिल इंजीनियर बनी। नन्ही ने सरकारी अफसर का पद संभाला। रीमा का पुराना घोंसला अब एक पक्के और सुंदर घर में बदल चुका था, लेकिन उसे अब भी टुन्नू की याद सताती थी। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में छुटकी और मुन्नी को उसी पुराने जंगल में जाना पड़ा जहां उनका जन्म हुआ था।
वहां एक नया अस्पताल और सड़क बननी थी। एक दिन एक बूढ़ा कमजोर पक्षी दफ्तर के बाहर खड़ा था। उसके पंख झड़ चुके थे और शरीर कांप रहा था। साहब, क्या मुझे यहाँ चौकीदारी का काम मिल सकता है? मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। अरे बुड्ढे, तुमसे ये काम नहीं होगा, जाओ यहाँ से। तभी चुटकी वहां से गुजरी। उसने उस बूढ़े पक्षी की आंखों में वही चमक देखी जो उसकी माँ अक्सर पिता के बारे में बताया करती थी। बाबा, क्या आपका नाम टुन्नू है? हाँ बेटी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? बाबा, मैं आपकी बेटी चुटकी हूँ। माँ ने हमें आपकी कहानियाँ सुनाकर बड़ा किया है। आप यहाँ इस हाल में? बेटी, शहर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। याददाश्त चली गई थी और जब ठीक हुआ तो तुम सबका पता नहीं चला। मैं बरसों से मजदूरी कर रहा हूँ। चुटकी और मुन्नी अपने पिता को लेकर तुरंत शहर आईं। जैसे ही रीमा ने दरवाजा खोला, सामने टुन्नू को खड़ा पाया। आप आ गए। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटियाँ एक दिन किस्मत बदल देंगी। मुझे माफ़ कर दो रीमा। और मेरी बेटियों, मुझे गर्व है तुम पर। जिसे दुनिया बोझ समझती थी, आज उन्हीं बेटियों ने मुझे नया जीवन दिया है। टुन्नू की माँ को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह भी रीमा से माफी मांगने आई। मुझे भी माफ कर दो बच्चों। मैंने बेटों की चाहत में असली हीरे खो दिए थे। बीती बातों को भूल जाइए माँ जी। अब हम सब साथ रहेंगे। अब रीमा का परिवार पूरा था। बेटियां अपने माता पिता और दादी की सेवा करती थीं। पूरे जंगल में इस बात की चर्चा थी कि अगर बेटियों को सही अवसर मिले तो वे आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। रीमा अब एक सफल माँ थी, जिसकी ममता ने नफरत को भी प्यार में बदल दिया था। बेटियां बोझ नहीं, वरदान होती हैं। मेहनत और शिक्षा से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। जंगल में चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। रीमा चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बहुत खुश थी। आज ईद की तैयारी जो शुरू करनी थी। नीले आसमान के नीचे बसे सुंदर जंगल में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू, बेटे कुक्कू और प्यारी सी बेटी चुटकी के साथ रहती थी। कल ईद थी और रीमा ने सोचा कि क्यों ना इस बार पूरे जंगल के दोस्तों के साथ मिलकर शीर खुरमा बनाया जाए। टुन्नू जी, कुक्कू, चुटकी, उठो भाई, आज बहुत काम है। हमें सारे दोस्तों को बुलाकर शीर खुरमा की तैयारी करनी है। अरे वाह रीमा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मीठी ईद पर मीठा शीर खुरमा, मजा आ जाएगा। रीमा ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। वहां लुसी कबूतर, गोरी कौवी और कालू कौवा भी आए। सब पक्षी जमा तो हो गए, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि इतनी सारी चीजें कहाँ से आएंगी। रीमा ने बड़ी समझदारी से सबको काम सौंपना शुरू किया। दोस्तों, घबराओ मत। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। लूसी, तुम सबसे तेज उड़ती हो, तुम जाकर बादाम ले आओ। कबूतर भाई, आप पास के बाग से अखरोट ले आइए। बिल्कुल रीमा, मैं अभी उड़कर जाती हूँ और सबसे अच्छे बादाम चुनकर लाती हूँ। गोरी, तुम्हारी माँ की तो किराने की दुकान है, तुम वहाँ से चीनी ले आओ और मैं खुद किसान की पत्नी के पास जाकर ताज़ी सेवइयाँ ले आऊंगी। जब सब अपने काम पर जाने लगे तो कालू कौवा वहीं बैठा रहा। गोरी कौवी ने जब देखा कि कालू अपनी जगह से हिला भी नहीं है तो उसे गुस्सा आ गया। कालू, तुम यहाँ पत्थर की तरह क्यों बैठे हो? सुना नहीं रीमा ने क्या कहा? जाओ, माँ की दुकान से चीनी लाने में मेरी मदद करो। अरे गोरी, तुम जा तो रही हो, मेरा क्या काम? तुम ले आना, मैं यहीं बैठकर आराम करता हूँ। वाह भाई, शीर खुरमा तो तुम सबसे पहले कटोरी लेकर खाने आओगे और काम के वक्त सुस्ती। चलो उठो, थोड़ा हाथ बटाओगे तभी तो खाने का स्वाद आएगा। मुझे चुटकी को मेहंदी भी लगानी है। ठीक है, चलती फिरती डांट की मशीन, चलता हूँ। रीमा चिड़िया उड़कर किसान के घर पहुंची। किसान की पत्नी बहुत दयालु थी। रीमा किसान की पत्नी के आंगन में उतरी। उसने बड़े प्यार से रीमा को ढेर सारी बारीक सेवियां दे दी। शुक्रिया बहन, कल आप भी हमारे पेड़ के पास आइएगा। इधर चुटकी अपनी नन्ही हथेलियों को देख देख कर खुश हो रही थी। वह फुदकती हुई गोरी कौवी के पास पहुंची। गोरी वासी, देखिए ना, मुझे सुंदर सी मेहंदी लगानी है।
क्या आप मेरे हाथों पर फूल बना देंगी? क्यों नहीं मेरी प्यारी चुटकी, आओ बैठो। मैं तुम्हारे हाथों पर ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। गौरी चुटकी को सुंदर सी मेहंदी निकालने लगी। उधर जंगल के ऊंचे पहाड़ पर एक भूखी चील रहती थी। उसकी नजर पक्षियों द्वारा इकट्ठा किए गए मेवों और सामान पर थी। आज तो बिना मेहनत के दावत होगी। ये बादाम, अखरोट और सेवइयां सब मेरी होंगी। चील ने सोचा कि ये छोटे पक्षी इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों न सारा सामान एक साथ झपट लिया जाए। वह चुपके से बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही चील ने झपट्टा मारने की कोशिश की, कुक्कू ने उसे देख लिया। देखो, ऊपर देखो, चील आ रही है, भागो! लेकिन इस बार पक्षी डरे नहीं। टुन्नू, कालू और कबूतर ने मिलकर एक योजना बनाई। सब एक साथ शोर मचाओ और अपनी चोंच से उस पर हमला करो। हमें अपना त्योहार खराब नहीं करने देना है। काओ काओ, ए चील, यहाँ से चली जा, वरना हम सब मिलकर तुझे मजा चखा देंगे। सारे पक्षियों ने मिलकर चील को घेर लिया। चील इतनी बड़ी एकता देखकर घबरा गई और उलटे पांव वहां से भाग खड़ी हुई। अगली सुबह पूरा जंगल महक रहा था। रीमा ने एक बड़े बर्तन में दूध उबाला। उसमें बादाम, अखरोट, चीनी और भुनी हुई सेवियां डाली। शीर खुरमा की खुशबू हवाओं में तैर रही थी। सभी पक्षी नए पंख साफ करके और हाथों में रची मेहंदी लेकर तैयार थे। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म और मीठा शीर खुरमा तैयार है। लूसी, गोरी, कालू, सब अपनी अपनी पत्तलें ले आओ। वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी मेहंदी भी देखिए, कितनी लाल रची है। सबने मिलकर बैठकर शीर खुरमा खाया। कालू ने भी स्वीकार किया कि मेहनत के बाद मिलने वाला फल वाकई मीठा होता है। उस दिन जंगल में सिर्फ ईद नहीं, बल्कि भाईचारे का जश्न मनाया गया। रीमा किसान की पत्नी के लिए भी शीर खुरमा लेकर गई। वाह रीमा, मैंने आज तक इतने अच्छे शीर खुरमा कभी नहीं खाए थे। तुमने इसमें क्या मिलाया? हाँ, क्योंकि ये सबकी मेहनत और प्यार से बना है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है और खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। सुंदरवन के एक छोटे से कोने में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रीमा के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। टुन्नू सीधा सादा और मेहनती था। उसका बचपन का दोस्त था मिट्ठू तोता। दोनों मिलकर कालू कौवे के खेतों में दिन रात पसीना बहाते थे। कालू सेठ स्वभाव से बहुत चालाक और कठोर था। एक दोपहर कालू सेठ ने दोनों को अपने बड़े से घर के बरामदे में बुलाया। सुनो तुम दोनों, मंडी में फसल के दाम गिर गए हैं। अब मैं तुम दोनों को काम पर नहीं रख सकता। तुम दोनों में से किसी एक को आज ही काम छोड़ना होगा। खुद ही तय कर लो कौन जाएगा। सेठ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हम दोनों गरीब हैं। अगर काम छिन गया तो हम भूखे मर जाएंगे। हम बचपन के दोस्त हैं। एक दूसरे के बिना कैसे काम करेंगे? तभी मिट्ठू तोता के मन में डर और लालच ने घर कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह चुप रहा तो वह भी सड़क पर आ जाएगा। वह तुरंत कालू सेठ की चापलूसी करने लगा। सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टुन्नू आजकल काम में ढिलाई भी करता है। आप मुझे रख लीजिए, मैं दुगनी मेहनत करूंगा। टुन्नू तो जवान है, कहीं भी काम ढूंढ लेगा। मिट्ठू, ये तुम क्या कह रहे हो? हम साथ बड़े हुए हैं। तुम अपनी रोटी के लिए मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। भाई, पेट बड़ा होता है, दोस्ती नहीं। तुम अब यहाँ से जाओ। ठीक है, मिट्ठू यहाँ रहेगा और टुन्नू, तुम अभी इसी वक्त मेरा घर और खेत खाली कर दो। सेठ जी, याद रखना, जो इंसान आज अपने दोस्त का नहीं हुआ, वो कल आपका वफादार भी नहीं रहेगा। और मिट्टू, ये लालची इंसान तुम्हें भी एक दिन दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। टुन्नू अपनी पत्नी रीमा के साथ बेघर हो गया। वे जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे और घास फूस की एक छोटी सी कुटिया बनाई। टुन्नू बहुत उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे। दुखी मत होइए। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो 100 खोलता भी है। हमारे पास जो थोड़ी सी जमा पूंजी है, उससे हम एक गाय खरीद लेते हैं। उसका दूध बेचकर गुजारा कर लेंगे। टुन्नू और रीमा बाजार से एक सफेद रंग की सुंदर गाय लेकर आए। रीमा रोज जंगल से हरी घास काट कर लाती और बड़े प्यार से उसे खिलाती।
एक सुबह जब टुन्नू गाय का दूध निकालने बैठा तो जो हुआ उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बर्तन में दूध की धार के साथ सोने के सिक्के खन खन करके गिरने लगे। रीमा रीमा, जल्दी बाहर आओ, देखो ये क्या हो रहा है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? दूध के साथ सोने के सिक्के? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? डरो मत टुन्नू, मैं एक साधारण गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और मिट्ठू के धोखे को देखकर ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम मेरे दूध और इन सिक्कों को बेचकर अपना जीवन सुधार सकते हो, लेकिन याद रहे अपनी दयालुता कभी मत छोड़ना। देखते ही देखते टुन्नू की किस्मत बदल गई। उसने एक बड़ा पक्का घर बनवाया और अपनी गाय के लिए एक आलीशान तबेला तैयार किया। वह रोज गरीबों को खाना खिलाता और सबकी मदद करता। दूसरी ओर कालू सेठ ने वही किया जिसकी भविष्यवाणी टुन्नू ने की थी। उसने मिट्टू तोता को काम से निकाल दिया। एक शाम टुन्नू अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि मिट्टू बदहवास होकर रोता हुआ जा रहा था। मिट्टू, तुम यहाँ इस हाल में? क्या हुआ भाई? मुझे माफ कर दो टुन्नू, तुमने सही कहा था। कालू सेठ ने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। अब मेरे पास न घर है न काम, मैं भूख से मर रहा हूँ। पुरानी बातें भूल जाओ मिट्टू, तुम मेरे दोस्त थे और रहोगे। तुम मेरे साथ रहो और मेरी गाय की देखभाल में मेरी मदद करो। टुन्नू ने उसे माफ कर दिया। अब मिट्टू रोज जादुई गाय के लिए ताजी घास लाता और उसकी सेवा करता। टुन्नू की तरक्की की खबरें पूरे जंगल में फैल गईं। जब कालू सेठ और उसकी पत्नी गौरी कौवी को यह पता चला तो उनके पेट में मरोड़ उठने लगी। कालू सेठ ने एक कबूतर को बुलाकर सच्चाई जाननी चाहिए। ए कबूतर, ये टुन्नू इतना अमीर कैसे हो गया? क्या उसने कोई खजाना लूट लिया है? नहीं सेठ जी, उसके पास एक जादुई गाय है जो सोने के सिक्के देती है, बस उसी का कमाल है। जी सुनते हो, अगर वो गाय हमारे पास होती तो हम पूरे जंगल के राजा होते। आज रात को जब सब सो रहे होंगे हम उस गाय को चुरा लाएंगे। रात के अंधेरे में कालू और गौरी चुपके से टुन्नू के तबेले में घुसे। उन्होंने गाय की रस्सी खोली और उसे खींच कर ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे गाय अचानक रुक गई। चलती क्यों नहीं मुई? ए कालू, इसे डंडे से मारो तब ये चलेगी। जैसे ही गौरी ने गाय को लकड़ी मारी, गाय की आंखों में बिजली सी कड़की। गाय ने अपनी पूरी ताकत से कालू को ऐसा धक्का मारा कि वह दूर जा गिरा। गाय ने जोर से रंभाना शुरू किया, जिससे पूरा गांव जाग गया। टुन्नू, रीमा, मिट्ठू और सभी पक्षी वहां पहुंच गए। कालू और गौरी रंगे हाथों पकड़े गए। मुझे माफ कर दो टुन्नू, मुझे लालच खा गया था, मुझे बचा लो। सुनो कालू और गौरी, तुमने सिर्फ चोरी नहीं की बल्कि एक बेजुबान जीव पर हाथ भी उठाया है। आज तो टुन्नू की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा किसी गरीब को सताया या लालच किया तो तुम इस जंगल में कदम भी नहीं रख पाओगे। कालू और गौरी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गए। टुन्नू ने सभी पक्षियों के लिए एक बड़ा भोज रखा। अब टुन्नू, रीमा और उनका दोस्त मिट्ठू उस जादुई गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उस दिन के बाद सुंदरवन में कभी कोई पक्षी भूखा नहीं सोया। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और ईमानदारी का फल सोने जैसा खरा। घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ पेड़ों की डालियां आसमान को छूती थीं, बारिश का मौसम अपने पूरे उफान पर था। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में राधा नाम की एक किसान की पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों राजू और मुन्नी के साथ रहती थी। राधा के पास भले ही धन की कमी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। बारिश बहुत तेज है, बाहर पक्षी भीग रहे होंगे। मैं उनके लिए थोड़ा और बाजरा बाहर रख देती हूँ। बेजुबान है, किससे अपना पेट मांगेंगे। राधा बारिश में भीगते हुए बाहर जाती है और दाना पानी ताज़ा कर देती है। पेड़ की डाल पर रीमा चिड़िया और कालू कौवा बैठे हैं। जैसे ही राधा अंदर जाती है, वे फुदक कर दाने के पास आ जाते हैं। कालू भैया, राधा बहन कितनी अच्छी हैं। इतनी तेज़ बारिश में जब कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, वो हमारे लिए दाना पानी रखना कभी नहीं भूलती।
काव काव। सच कह रही हो रीमा बहन, इस पूरे जंगल में हमारे लिए कोई इतना नहीं सोचता। अगर राधा ना हो तो इस बारिश में हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़े। भगवान इस परिवार को हमेशा खुश रखे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। रीमा और कालू रोज आते, पेट भरते और राधा के परिवार को दुआएं देकर चले जाते। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ हफ्तों बाद बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कल रात से हमने कुछ नहीं खाया है। माँ, क्या पिताजी शहर से खाना लेकर नहीं आएंगे? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चों, थोड़ा सब्र रखो। लगातार बारिश से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी खत्म हो गया। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुम लोग सो जाओ, नींद में भूख कम लगेगी। राधा टूट चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि झोपड़ी के बाहर पक्षियों के लिए रखे गए बर्तन एकदम खाली थे। सुबह का समय बारिश हल्की हुई है। रीमा और कालू दाना खाने के लिए झोपड़ी के बाहर आते हैं। अरे रीमा, देखो आज तो बर्तन एकदम खाली हैं। पानी तो बारिश का भर गया है, लेकिन एक भी दाना नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कालू भैया। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, राधा बहन हमारे लिए भोजन ज़रूर रखती हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो खिड़की से झांक कर देखते हैं। दोनों खिड़की के पास जाते हैं और अंदर का दृश्य देखते हैं। राधा बच्चों के पास बैठी रो रही है। हे ईश्वर, मुझे चाहे जो सजा दे, लेकिन मेरे बच्चों की भूख शांत कर दे। मेरे पास तो अब एक मुट्ठी अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। कालू भैया, राधा बहन तो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उनके बच्चे भूखे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। काव